बच्चों, हमारा रोटेशनल डायनामिक्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला चैप्टर चल रहा था और हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी, है ना। अब जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो अपना फॉर्मूला चार्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और बड़े ज़ोरदार सवाल होते हैं, मतलब वो पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को खोल देते हैं। तो हम आते हैं उन क्वेश्चंस पर। डू योर सेल्फ, देखिए आप पेज नंबर 1 जो फॉर्मूला चार्ट है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन। तो भाई एक सिस्टम में एक 3 किलोग्राम है, एक 2 किलोग्राम है, एक फ्रिक्शन का वो लगा हुआ है, आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मासेज का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे एनएलएम के चैप्टर के कंसेप्ट लगा करके। तो एनएलएम वाले कंसेप्ट लगाएंगे हम पूरे। देखो यहाँ पर आपकी एक पुली है, यहाँ मास रखा है एक, यहाँ शायद मास लटका है एक। लटका हुआ मास कितने किलोग्राम का है जी? लटका हुआ मास 2 किलोग्राम का है। यहाँ रखा हुआ मास 3 किलोग्राम का है। निश्चित रूप से टेंशन आएगा। रस्सी एक ही है इसलिए टेंशन भी एक ही होगा। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का कॉफिशिएंट दे रखा है, फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट दे रखा 0.5। अब देखो बात ये है, एक बहुत ही क्लियर कट बात है कि ये 2 किलोग्राम लटका हुआ है तो इधर लेकर के आएगा ये नीचे, करेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी मोशन के, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उल्टा। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन का मतलब है म्यू इंटू एम जी। तो म्यू है आपका 0.5, एम है आपका 3, जी है आपका 10, तो इसका मतलब 15 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पक्का। चलिए अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो 2 है इसके ऊपर फोर्स लगेगा 2 इंटू जी यानी 10, है ना। तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा। अब अगर आप यहाँ पर बहुत ध्यान से बात करें, हम ज़्यादा सवाल को बड़ा न करें, छोटा सा कर दें खटाक से, तो देखिए क्या मेथड है। ये 20 न्यूटन आपका इधर लग रहा है और उसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 15 न्यूटन का। अगर हम सारे सिस्टम को एक साथ ले ले तो राइट। तो पता है क्या कहूँगा मैं कहूँगा कि 20 न्यूटन का तो साहब इधर लग रहा है और 15 न्यूटन का अगेंस्ट लग रहा है। यानी कि नेट ड्राइविंग फोर्स जो है ना, नेट ड्राइविंग फोर्स जो इस सारे सिस्टम को हिलाएगा, जो इस सारे सिस्टम को चलाएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो सारे सिस्टम को चलाने का काम करता है, उसी के कारण सिस्टम चलता है। तो मैं यहाँ सीधा कह सकता हूँ 20 माइनस 15 बराबर 5 न्यूटन का नेट ड्राइविंग फोर्स आ गया। जब 5 न्यूटन का नेट ड्राइविंग फोर्स आ गया तो एक्सीलरेशन बड़े आराम से आ गया एक्सीलरेशन। पता है क्या आ गया? एक्सीलरेशन आ गया, दोनों का इक्वल आएगा। ये भी अलग अलग चल ही नहीं सकते क्योंकि दोनों रस्सी से बंधे हुए ना, रस्सी तो दोनों को एक साथ लेके जाएगी, अलग अलग जाएंगे नहीं। तो मैं कहूँगा इसको कि A इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स F नेट अपॉन मास, ये हमारा रूल था, टोटल मास। एक्सीलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। फोर्स है 5 न्यूटन, मास है 2 + 3 5 न्यूटन बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये एक्सीलरेशन हमने बड़े आराम से निकाल लिया, राइट। चलिए अब मैं इसका जो है ना सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकाल रहा हूँ। देखना एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके ऊपर वेक्टर लगाऊंगा। रूल था हमारा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर। देखिए यहाँ 2 ही पार्टिकल हैं इसलिए हम केवल 2 ले रहे हैं। अगर 3 होते तो हम m3 a3 ले लेते, 4 होते तो हम m4 a4 ले लेते, जितने होते उतने ले लेते, है ना। तो चलिए अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ना वो मैं लिख रहा हूँ, आप देखना व्हाट मिस्टेक आई एम डूइंग। हमने कहा कि ये 2 वाला का एक्सीलरेशन 1 होगा, हमने कहा ये 3 वाले का एक्सीलरेशन भी 1 होगा, दोनों ही 1 होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाला मास ले लेता हूँ 3 और इसका एक्सेलरेशन लिखता हूँ 1i कैप प्लस दूसरे वाले का मास ले लेता हूँ 2 और इसका एक्सेलरेशन लिखता हूँ -1j कैप। ध्यान दीजिए हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। इसे कहते हैं +i कैप
इसे कहते हैं माइनस जे कैप। जिंदगी भर हम ऐसे ही बोलेंगे, यानी कभी हम बदलेंगे नहीं, कभी भी बदलेंगे नहीं। 3 + 2 यानी 5। आपके पास में आ जाएगा 3/5 आई कैप माइनस 2/5 जे कैप। दिस इज योर आंसर। देखिए आपका इसका आंसर इन्होंने क्या दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखा है, यही दे रखा है। चलिए ये जो मैंने सॉल्व किया न्यूटन्स लॉ का, डायरेक्ट लिख दिया। अगर कोई बच्चा इसे पसंद ना करे, है ना, कि साहब लंबा करना है मुझे तो पूरा का पूरा ही, देखिए जैसे स्कूल में आता है ना तो आप पूरा किया करें, है ना, लेकिन आपको कंपटीशन में जाना है तो पूरा ना किया करें, ऐसे ही किया करें। देखिए मैं पूरा कर रहा हूँ, इसको पूरा कर रहा हूँ, है ना। फॉर 2 किलोग्राम बॉडी, फॉर 2 किलोग्राम ब्लॉक। अब देखिए 2 किलोग्राम ब्लॉक की जब मैं बात करता हूँ ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 2 किलोग्राम में आपका हाल ऐसा है। 2 × G आपका लग रहा है, T आपका ऊपर है, राइट। आपका यहाँ पर आ जाएगा 20, ये तो 20 होगा ना, 20 - T = 2 × A। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप जरा 3 किलोग्राम का फोर्स का चेक कर लो। 3 किलोग्राम पर आपका टेंशन है इधर 3, और आपका फ्रिक्शन फोर्स है इधर। फ्रिक्शन फोर्स आपका 15 न्यूटन का कैलकुलेट किया था हमने, राइट। तो ये आ जाएगा T - 15 इट इज इक्वल टू 3A। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। डिवाइड 1/2, नहीं ऐड करो, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, है ना। डिवाइड तब करते जब हमें टेंशन निकालना होता। ऐड 1 and 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 = 5A। तो A बराबर आ जाएगा 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है। अब देखो 1 मीटर/सेकंड² आ गया, तो ये 2 किलोग्राम वाला नीचे आ रहा था, इसलिए इसको क्या कह दिया, इसका एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम, इसको हमने कह दिया था -1 जे कैप। एक्सीलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम, इसको हमने कह दिया था +1 आई कैप। और फिर हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आप लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, है ना। किसी बच्चे को, एक मिनट जरा, आप जो है पूरा देख लीजिए आराम से, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो पॉज करके देख लीजिए। वैसे तो होना नहीं चाहिए इतना प्रॉब्लम, ये पता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब आपका फोकस जो है ना क्लासरूम में ठीक से नहीं रहता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 2 पार्टिकल्स A and B of mass 5 किलोग्राम and 2 किलोग्राम आर प्रोजेक्टेड simultaneously from same ground level as shown. Find the maximum height reached by the center of mass। बस सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट चाहिए जी, निकाल देते हैं। तो देखिए आपके पास में जो सीन है ना वो ऐसा है, यहाँ पर एक मास है और यहाँ पर एक मास है। जरा इनकी वो देखते हैं क्या है, 5 और 2 किलोग्राम है। एक बेटा 5 किलोग्राम है और एक 2 किलोग्राम है। ये 2 मास यहाँ रख रखे इन्होंने ज़मीन के ऊपर, फिर इन्होंने इनको फेंका है। एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री, दोनों तरफ पर 30 डिग्री दिया है। इधर भी एंगल 30 डिग्री है, इधर भी एंगल 30 डिग्री है, ठीक है जी। इसका वैल्यू दे रखा है 17, इसका वैल्यू दे रखा है 10, ऐसा दे रखा है इन्होंने। अब हमें ये पता लगाना है सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, पता लगा देते हैं मैक्सिमम। देखिए क्या होने वाला है, ये 30 है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके 2 कंपोनेंट कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ 10 cos 30, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा 10 sin 30। इसी तरह से इसके भी कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा 17 cos 30, एक कंपोनेंट आएगा 17 sin 30। निश्चित ही आएगा, निश्चित ही आएगा। पार्टिकल हो, सिस्टम हो, सेंटर ऑफ मास हो, इस दुनिया की कोई भी चीज़ हो जी, ऊपर क्यों जाती है भैया? ऊपर जाती है अपवर्ड वेलोसिटी के कारण, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण कोई चीज़ ऊपर नहीं जाती है। यानी कि ये पार्टिकल ऊपर जाएंगे, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ऊपर जाने में जो कार्यक्रम है वो इसी का है, इसी के कारण होगा ऊपर जाने का काम। तो देखो मैं ऊपर जाने वाली वेलोसिटीज ले रहा हूँ, अपवर्ड वेलोसिटीज ले रहा हूँ। 10 sin 30 यानी 1/2 इट इज इक्वल टू 5। 17 sin 30, 17 sin 30 यानी 1/2 यानी 8.5। ये हमने वेलोसिटी दोनों की अपवर्ड वेलोसिटी निकाल ली, है ना।
अब देखिए मैं लिखूंगा यू सेंटर ऑफ मास। यू सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? यू सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है इनिशियल अपवर्ड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपवर्ड वेलोसिटी निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। तो देखो ये अपवर्ड वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ m1u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। और जब हम ये लिख रहे हैं u सेंटर ऑफ मास, तो देखो क्या हो रहा है, m1u1 बेटे m1 आपका 5 किलोग्राम है, m2 आपका 2 किलोग्राम है ना। हाँ, तो मैं 5 किलोग्राम वाले की अपवर्ड वेलोसिटी लिख रहा हूँ, अपवर्ड 5 प्लस, फिर मैं 2 किलोग्राम वाले की अपवर्ड वेलोसिटी लिख रहा हूँ 8.5, और फिर मैं इनका ऐड कर रहा हूँ। टोटल करना था कितना आ रहा है, 5 और 2 आएंगे, है ना। हाँ, एक तो 5 और एक 2 है, 7 आएगा, राइट। अब यू सेंटर ऑफ मास, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये ध्यान देना। यानी कि आपने इस बॉडी को फेंका, आपने इस बॉडी को फेंका, दोनों को अलग अलग फेंका, हमने क्या कर दिया, सेंटर ऑफ मास निकाल करके उसकी वेलोसिटी निकाल दी, मतलब सेंटर ऑफ मास की निकाल दी। यानी अब हमारे सामने ये दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं ही नहीं, ये दोनों पार्टिकल अलग अलग नहीं है। अब हमने एक बना दिया, दोनों पार्टिकल्स को एक नहीं है, लेकिन हमने ज़बरदस्ती एक बना दिया। ये हमारी थोड़ी सी स्टाइल है ना। साइंस के लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ कि एक नहीं है तो भी एक बना दो ज़बरदस्ती। अब देखो आप जरा इसका 5 5 या 25 होता है आजकल, प्लस ये मेरे को लगता है शायद 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। मुझे लग रहा है ये कितना आ जाएगा, 42/7, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 6 मीटर पर सेकेंड आया। हमारे पास में ये एक बहुत ही क्लियर कट कंसेप्ट आ गया, इनिशियल वर्टिकल स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बराबर है 6 मीटर पर सेकेंड। बेटे वर्क एनर्जी पावर आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। उसमें हमने पढ़ाया था √2gh, ये आता है चाहे कोई पार्टिकल ऊपर जाए चाहे कोई नीचे आए, दोनों ही हालत में √2gh आएगा। इसको आप 6 लिख दीजिए, खत्म, आपका सवाल सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर है। दोनों तरफ का स्क्वायर करना, 2gh बराबर 36, h निकालो जी, 2g10 20 36/20 यानी 1.8 आ गया, 1.8 मीटर आ गया, करेक्ट। ये आपका h आएगा 1.8 मीटर, ठीक है। तो देखिए आंसर है क्या, हाँ यही आंसर है। मतलब बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं, थोड़ा अकल लगानी है थोड़ी सी, ये वाली चीज़ खोल दी ना, ये दिमाग थोड़ा सा खोल लोगे ना बच्चों, बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिए क्या कहता है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आर। अच्छा चलो जी, बॉडी को प्रोजेक्ट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज आर के लिए। थोड़ा इधर उधर करेंगे, हाँ थोड़ा बीच में कर देते हैं ना, जिससे साइड में पता नहीं क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ इधर उधर भी हो जाए, जगह तो बचनी चाहिए ना। ये लो जी, यहाँ से हमने एक बॉडी को रेंज आर के लिए प्रोजेक्ट किया। अब इसका मतलब समझिए, रेंज आर के लिए हमने फेंका है, यानी बॉडी को आर रेंज बन रही है। अब आप ये देखिए कि जो फाइनल सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी होगा ना, क्योंकि रेंज आर बन रही है तो बस हमेशा यहीं आएगा, बदलेगा ही नहीं कहीं। आप इसे कह सकते हैं x = 0, इसे कह सकते हैं x = +r। हर हालत में सेंटर ऑफ मास यहीं आना है, चाहे जो भी हो जाए। चलिए अब बात करते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूँ। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज आर, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इट ब्रेक्स इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। ठीक है जी, सबसे ऊपर इसके 2 टुकड़े करो, बराबर आइडेंटिकल बोला इन्होंने, यानी कोई इन्होंने मुश्किल वाली बात नहीं करी, आधा आधा कर दिया, ठीक है। अब एक बात है ना, सिंप्लिसिटी की बात करें हम तो सरल बातें करनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं सरलता के लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम इसको 2 किलोग्राम मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं है, है ना। सपोज 2 किलोग्राम, ऐसे ही सपोज कर लिया।
कर सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। सपोज 2 किलोग्राम, अब इसका मतलब ये 1 1 हो गया, एक 1 इधर एक 1 इधर, टुकड़े हुए ना। तो एक कम्स टू रेस्ट, एक कम्स टू रेस्ट का मतलब ये बेटा 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, एक रेस्ट पर आ गया। अब रेस्ट पर आने का मतलब होता है कि भैया सीधा गिरेगा, यानी R/2 पर गिरेगा, यानी ये कहाँ गिरेगा, R/2 पर गिरेगा, पक्का, राइट। अब दूसरा वाला कहाँ गिरेगा ये बताना है, वेयर, इससे क्वेश्चन मार्क लग गया, इस पर क्वेश्चन मार्क लग गया। लीजिए मैं इसको कर दे रहा हूँ बहुत तेज स्पीड से। रूल एक ही है, रूल एक ही है, क्या, x सेंटर ऑफ मास बराबर x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 कितना है, m1 है आपका 1 किलोग्राम, x1 कितना है आपका। अब देखिए बात यह है, सेंटर ऑफ मास का फिक्स है पोजीशन, पहले ही पोजीशन फिक्स है। इस x सेंटर ऑफ मास को तो r लिख दो आप चुपचाप, x सेंटर ऑफ मास को तो आप r लिख दो, क्योंकि वो तो r होगा ही, यहाँ ही रखना है उसको, तो वो तो बदलेगा ही नहीं किसी कीमत पे, है ना। तो x सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा, m1 है आपका 1 इंटू R/2, m2 आपका पता नहीं है, 1 ही है लेकिन उसकी पोजीशन पता नहीं है, यहाँ पे ये 2 आ गया, बस खत्म। अब आप जरा देखना, इसको 2r करो और उसको R/2 करो और उसको x2 करो, यानी x2 बराबर 3/2r, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमने ये कैलकुलेशन की और हमारा आंसर आ गया। ये कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। बुद्धिमानी का काम तब होता कि जब आप कैलकुलेशन ही ना करते और सटीक से आंसर दे देते चुपचाप। कैसे दे, भाई ये आपका सेंटर ऑफ मास है 2 किलोग्राम का, अब 1 किलोग्राम यहाँ गिरा तो नेचुरल है कि 1 किलोग्राम को बराबर डिस्टेंस पे गिरना चाहिए, यानी यहाँ से R/2 आना चाहिए, तो यहाँ से R/2 आएगा तो वहाँ से 3R/2 आएगा। अब इन्होंने देखो सवाल क्या बनाया है, एक बार इनका सवाल पढ़ो कि इन्होंने आंसर कहाँ से पूछा है। फर्स्ट वाला है, इफ़ ए कम्स टू रेस्ट फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसका मतलब 3R/2 आंसर आएगा, राइट। चलिए अगला वाला सवाल देखो, बी वाला कह रहे हैं इफ ए रीट्रेसेस इट पाथ, तो देखो मैं इसी सवाल को वापस से कर रहा हूँ, है ना, उसमें मैं ए को रीट्रेस करूँगा, यानी नया सवाल। हमने इसको प्रोजेक्ट किया था किसके लिए, हमने इसको प्रोजेक्ट किया था R उसके लिए, राइट, ये R था, यानी कि फाइनल सेंटर ऑफ मास को हर हालत में यहीं रहना है। यहाँ आकर के इसके 2 बराबर टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये कह रहे हैं रीट्रेसेस पाथ, रीट्रेस का मतलब वापस यहाँ आकर गिर गया, यानी कि ये इसकी 1 किलोग्राम वाले की पोजीशन बन गई, ठीक है। अब एक बात है कि सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहना है जी, चाहे जो भी हो। अब ये 2 किलोग्राम का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, 1 किलोग्राम यहाँ गिर गया, इसका मतलब 1 किलोग्राम को अब उधर R डिस्टेंस पर गिरना चाहिए। तो ये आपका आंसर यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो 2R आएगा। चेक करना इसका आंसर 2R है क्या, बिल्कुल 2R है, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। अच्छा, अब किसी को मन में आ रही है कि नहीं मैं तो कैलकुलेशन करूंगा ही करूंगा, कर लो, ये लो, ये भैया x = 0 है यहाँ पे, यहाँ x = +R है, यहाँ का x2 पता नहीं है, इट इज़ नॉट नोन। कैलकुलेशन करोगे तो अननोन बना के करोगे ना। चलो अब x सेंटर ऑफ मास देखो, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वही है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x सेंटर ऑफ मास आपका है +R, वो तो +R ही है भैया, वो तो बदलेगा ही नहीं। अब m1 की बात करते हैं जरा, m1 आपका 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कहाँ आ गया, 0 पर आ गया, 0 पर आ गया नहीं, तो जो आ गया सो कर दो। 1 x2 कहाँ है, ये आ गया 2। अब जरा देखना 2R बराबर x2, ये लो जी, ये आंसर आ गया। लेकिन ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है ना, दिस इज नॉट साइंटिफिक पर्सनैलिटी, ये तो मतलब रट्टू तोता हुआ, आपने फॉर्मूला रट लिया। अच्छा चलिए एक बात और है, एक चीज़ और है कि साहब अगर बोर्ड में आए, स्कूल में आए तो हमें ये करना पड़ेगा। यार ये तो कर ही लोगे ना आप लोग। भाई स्कूल में क्या होता है, स्कूल और बोर्ड वाला चाहता क्या है आपसे, वो कहानी बनवाना चाहता है, स्टोरी बनवाना चाहता है। जैसे 12th का जब आपका बोर्ड आएगा तो 12th बोर्ड के लिए मैं आपको लगभग है ना 200-300 क्वेश्चन के
सॉल्यूशंस जो है ना कहानी वाले दे दूंगा, जिसमें पिछले 5-7 साल के पेपर होंगे और उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप कहानी बना लेना। हाँ मतलब, लेकिन एक बात तो, कहानी बनाने का मतलब है करेक्ट होनी चाहिए। नंबर हमेशा करेक्ट के मिलते हैं, बोर्ड हो चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई स्कूल हो चाहे बोर्ड हो, नंबर करेक्ट के मिलते हैं, इनकरेक्ट के नहीं मिलते। राइट, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसी का एक पार्ट और है ना, इसी का एक पार्ट और है ना। हाँ, इफ फाइनली ए फॉल्स एट अ डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये लो जी, अब की बार में इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ किया है। अब देखो ये तो अलग अलग घटनाएं हैं कि भैया आपने r के लिए फेंका तो था, लेकिन यहाँ पर ये एक्सप्लोजन हो गया और अब इसमें से एक जो है ना यहाँ गिर गया r/4 पर। ये पोजीशन r/4 है, ये x = 0 है। अब आपका जो अगला वाला टुकड़ा है वो कहाँ गिरेगा ये पता ही नहीं है, x2 इज नॉट नोन। फिर से वही बात, x सेंटर ऑफ मास। अच्छा वैसे तो मैं तो पता है क्या, मेरे को तो वहीं से दिख रहा है, फाइनल सेंटर ऑफ मास यहाँ चाहिए भैया, ये r/2 पर है, तो अब इसको है ना पता है कहाँ जाना चाहिए इसको, ये डिस्टेंस 3r/4 है। तो मेरा आंसर तो देखो ऐसे आता है कि भैया ये 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम का सेंटर था, तो ये 1 किलोग्राम शायद यहाँ कहीं जाएगा 3r/4 पर। यानी कि टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से आएगी ना 0 से, वो आएगी r तो था ही पहले और 3r/4 हो आएगा, तो मेरे हिसाब से 7r/4 आएगा। आंसर ऐसा आना चाहिए, करेक्ट। आपको कैलकुलेशन करने की इच्छा हो रही कर लो, m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2। ये लो जी, x सेंटर ऑफ मास को आपको हमेशा प्लस r ही लेना है, तो ये तो r ही आएगा। अब m1 देखो आप 1 किलोग्राम, इसका जो डिस्टेंस है वो r/4 है। फिर आपका m2 1 किलोग्राम, इसका जो डिस्टेंस है पता नहीं है। फिर आपका ये 2 आएगा, आप 2r को और ये r/4 ले लो, इट इज इक्वल टू 1 x2। x2 क्या है, 2r - r/4। x2 बराबर आपके पास कितना जाएगा, ये 7r/4। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसके जवाब आपको केवल देखते ही देने हैं, देखते ही देने हैं। आप देखिए धीरे धीरे करके हमारा पूरा सिस्टम जो है, हमारा पूरा एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, वो सारा ऑब्जेक्टिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपको पता है 12th में भी है ना 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट नवंबर में होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा 100% ऑब्जेक्टिव। ये क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये इसीलिए शिफ्ट हो रहा है कि डेवलप करना चाहते हैं बच्चे के ब्रेन को, जिसे कि बस देखे और आंसर दे। आप अगर आईआईटी में इस सवाल को ऐसे सॉल्व करने लग गए ना जा करके वहाँ पे, तो वो आपको प्रोफेसर जो है ना वो डांट देंगे, वो कहेंगे इसको क्या करने की जरूरत है, देखो आंसर दो। वहाँ टाइम नहीं होता भैया, बहुत फास्ट लोग होते हैं। आईआईटी में जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, बहुत एक्टिव और बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ने वाले होते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, 2 पार्टिकल्स A and B of equal mass are projected simultaneously with speed 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक मिनट जरा फिर से पढ़ते हैं इस सवाल को। 5वां सवाल देखिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। 2 पार्टिकल्स A and B of equal mass, ठीक है जी, 2 इक्वल मास हैं, प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t = 10 सेकेंड। अच्छा 10 सेकेंड पर कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो जी सीन ऐसा है, यहाँ से कोई 2 पार्टिकल होंगे जिसको इन्होंने एक साथ छोड़ा है, इसको भी 10 की स्पीड से छोड़ा है और इसको भी 10 की स्पीड से छोड़ा है। दोनों सेम पार्टिकल है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। पता है ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब देखो मैं पहले तो इनकी दोनों की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दूँ। बेटा ये आएगा 10 cos 30, इधर से भी आएगा 10 cos 30, 10 cos 30 आएगा, और ये आएगा दोनों का 10 sin 30, 10 sin 30, तो 10 sin 30 और इधर भी 10 sin 30 आएगा, है ना, 10 sin 30 आएगा। अब मैं अगर u सेंटर ऑफ मास, u यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन निकालूं, x डायरेक्शन निकालो तो 0 आ जाएगा।
जीरो क्यों आएगा? ये tan cos 30 और ये tan sin cos 30, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो नेट जीरो ही आने वाला है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, क्योंकि मैं एक को लिख दूंगा m मास, क्योंकि इक्वल मास कह रखा है इन्होंने, है। तो ये लिख दूंगा मैं tan cos 30 आई कैप प्लस m माइनस cos 30, अच्छा सॉरी, एक को आप माइनस आई कैप लिखो, एक को आप प्लस वो लिखो, है ना। हाँ, तो माइनस आई कैप लिखो इसको, और उसको आप, वैसे मेरे को तो मतलब पता नहीं, लिखने की इच्छा ही नहीं हो रही, है ना, प्लस आई कैप अपॉन ये 20 आ जाए, अपॉन ये 2m आ जाएगा, कुल मिलाकर के ये 0 आ जाएगा। x डायरेक्शन में कोई सेंटर ऑफ मास की मोशन नहीं है, इसका मतलब ये है x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है। जब x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है तो आंसर 0 आएगा, मतलब x कंपोनेंट का, x कंपोनेंट, y क्या होगा वो पता नहीं है ना। तो x का तो 0 आ गया, एक कंपोनेंट तो 0 आ गया, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है भैया। अब हम जरा y डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए u सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, तो देखो m है, एक का tan sin 30 है, tan sin 30 को हम जब लिखते हैं तो tan sin 30 1/2 यानी कि 5 आ जाता है, m इंटू 5 अपॉन 2m, कुल मिलाकर के ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया u सेंटर ऑफ मास, यानी y डायरेक्शन का आ गया, राइट। अब यहाँ y चेंज होगा, कितनी देर बाद पूछ रहे हैं ये? t 10 सेकेंड पर। तो चलिए जी, y इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, s इक्वल टू u टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू u बाई टी, सेंटर ऑफ मास की चाहिए पोजीशन, पोजीशन किसकी पूछिए? सेंटर ऑफ मास की। तो आप 5 ले लीजिए, t 10 सेकेंड है प्लस हाफ, a बराबर -10, t कितना है? 10 का स्क्वायर करो, करिए y बराबर कितना आएगा? ये है 50 और ये है -500, यानी कि -450 मीटर आ गया। चेक करिए, यानी x आपका आ गया 0 और y आ गया -450 मीटर। यस, दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यानी कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो आपका आलस्य है, मुश्किल तो सो जाना है बस, और कुछ नहीं, उसके बाद फिर समस्या ही समस्या है। एक बार देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ऑफ मास 100 किलोग्राम, ठीक है जी, ओके, रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर, ठीक है। इफ द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, एक साथ इतने सारी चीज़ें पूछ ली हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही सवाल के अंदर। ये एक ज़मीन है जिसका कोई फ्रिक्शन नहीं है, सबसे पहला तो इन्होंने लाइन बोली है कि भैया ये ऐसी ज़मीन है जिसका कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। अब इसके ऊपर कोई 15 मीटर का एक लकड़ी का प्लैंक रखा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर है, करेक्ट, इन्होंने दे रखा है, और इसका मास दे रखा है 100 किलोग्राम। इसका सेंटर यहीं होगा, पक्का 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 सेंटर यहीं होगा। तो इसका दे रखा है सेंटर यहाँ पर, और इसका टोटल मास दे रखा है 100 किलोग्राम। तो यानी कि ये वास्तव में 100 किलोग्राम यहीं पर है। आदमी यहाँ है ना। अब ये आदमी जो है ना, इसका मास इन्होंने दे रखा है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एक ओरिजिन तय कर दो, मन में आए जहाँ करो। ओरिजिन आप कहीं भी रख सकते हो, पूरी तरह से छूट है आपको, हाँ, लेकिन फिर जब फाइनल आंसर दोगे ना, तो आप वहाँ से नापेंगे जहाँ से इन्होंने पूछा है, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, अभी हम इसी को ओरिजिन मान लेते हैं कि भैया x इक्वल टू 0 हमारा तो यही है, करेक्ट। ये आपका 100 है और ये आपका 50 है, ओके। तो मैं x सेंटर ऑफ मास इनिशियल निकाल देता हूँ, x सेंटर ऑफ मास इनिशियल, इसको x इक्वल टू 0 माना। देखो 50 किलोग्राम का आदमी है, 0 पर खड़ा है, प्लस 100 किलोग्राम का प्लैंक है, 7.5 मीटर पर रखा है, और 50 प्लस 100, सॉरी ये 100 है, ये आपका मास है टोटल। x सेंटर ऑफ मास को m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 लिया है ना। अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 750,
और ये आपका आ जाएगा 150। यानी कि आपका एक्स सेंटर ऑफ मास जो है ना 5 मीटर पर आ गया। ये इनिशियल सेंटर ऑफ मास है, राइट। अब ये जो सेंटर ऑफ मास इनिशियल आया है, जिंदगी भर यही आएगा, ये बदलेगा नहीं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। एक्सटर्नल फोर्स किसे कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स उसे कहते हैं जो आदमी ने नहीं लगाया, प्लैंक ने नहीं लगाया। आदमी और प्लैंक ने आपस में जो फोर्स लगाया दैट इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स है कुछ कोई जाके पीछे से धक्का मार दे, आगे से धक्का मार दे, फ्रिक्शन लग जाए कुछ इधर उधर से, तब है एक्सटर्नल फोर्स। इन दोनों का आपस में तो लग ही नहीं सकता एक्सटर्नल फोर्स। तो इसलिए ये आपका इनिशियल सेंटर ऑफ मास है और हमेशा हमेशा यही रहेगा, करेक्ट। चलिए अब अगला सवाल देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर। यानी आदमी जो है यहां से चलकर वहां पहुंच रहा है, करेक्ट। आदमी यहां से चलकर वहां पहुंच गया, करेक्ट। ये तो चलिए एक काम हो गया, ओके। लेकिन अब एक बात पक्का मान के चलो, जब आदमी उधर जाएगा तो प्लैंक इधर जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो मैं इसको ब्लैक कलर से प्लैंक की नई पोजीशन बना देता हूं। मान लो आदमी वहां गया तो ये प्लैंक महाराज यहां आ गए। मान लीजिए आदमी जी वहां गए, प्लैंक साहब इधर आए। मान लो ये प्लैंक जो आए ना, अच्छा मैं छोटा बना दिया क्या? एक मिनट जरा, मैं छोटा बना दिया। प्लैंक है ना, थोड़ा सा उतना ही बड़ा बनाओ जितना बड़ा है। ये प्लैंक साहब, ठीक है। आदमी उधर गया, प्लैंक यहाँ आ गया। तो मान लो कि प्लैंक का ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इधर की तरफ कुछ खिसक गया। इधर की तरफ मान लो d खिसक गया। इसको -d मान लेते हैं, है ना। x = -d मान लेते हैं क्योंकि x = 0 हमने यहाँ माना है। तो मान लो x = -d, प्लैंक खिसक गया है भैया, प्लैंक खिसक गया। आदमी यहाँ आ गया, आदमी यहाँ आ गया, करेक्ट। अब मैं नया सेंटर ऑफ मास लिखूंगा और मैं बताऊं कुछ नहीं करूंगा, मैं नया सेंटर ऑफ मास भी मैं यही लिखूंगा, 5 मीटर ही लिखूंगा। यानी मैं बदलूंगा ही नहीं जरा सा भी। हाँ, बहुत इस मामले में बड़े जिद्दी होना पड़ेगा कि बदलना ही नहीं है किसी हालत में। बाकी हम उसकी पोजीशंस जो हैं वो एकदम एक्यूरेट मेजर करेंगे हम, है ना। मेजरमेंट में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो देखिए x सेंटर ऑफ मास फाइनल = x सेंटर ऑफ मास इनिशियल, और वो 5 मीटर ही आएगा, करेक्ट। अब मैं इसको जरा कैलकुलेट कर रहा हूं, आप मेरे कैलकुलेशन की स्टाइल चेक करना, मजा आ जाएगा अगर आपने देख लिया हो। हाँ, अगर ध्यान से मेरे कैलकुलेशन को पकड़ लिया ना, मजा आएगा। 50 किलोग्राम मास है आदमी का। कहाँ रखा है आदमी बताओ, आदमी बताओ कहाँ रखा है। इस पॉइंट से नापना है, हमेशा ओरिजिन से नापिए, हमेशा ओरिजिन से नापिए। आदमी रखा कहाँ है, कहाँ गया आदमी, मैं बताऊँ कहाँ गया। अगर आप केवल प्लैंक पर देखेंगे जब तो 15 मीटर गया, केवल प्लैंक पर देखेंगे तो 15 मीटर गया, है ना। हाँ, प्लैंक पर देखेंगे जब तो 15 मीटर गया। लेकिन अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं फिर देखेंगे तो ये 15 मीटर उधर गया था, लेकिन d इधर खिसक भी गया। यानी आदमी हो गया 15 - d प्लस प्लैंक। प्लैंक कितना हो गया जी? प्लैंक आपका 100 है। इसकी पोजीशन बताओ, इसकी पोजीशन पहले 7.5 थी प्लैंक की, अब d इधर खिसक गया, d इधर खिसक गया। तो नेचुरल है कि अब नया सेंटर जो है वो 7.5 - d आ जाएगा अपॉन 150। बस यही आपका आंसर है। इधर तो आपको 5 लिखना ही पड़ेगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है, करेक्ट। चलिए अब बस कैलकुलेशन कर लो, आपका d आ जाएगा। मैं कर रहा हूँ, आप लोग जरा चेक करना कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई एम डूइंग। यू हैव टू फाइंड आउट माई मिस्टेक्स, है ना। ये है बेटा 50, और एक बार ऐसा करो सारे 0 उड़ा दो। अभी एक बार करते हैं कैलकुलेशन, देखो। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसमें आपको 100% कैलकुलेशन करनी चाहिए। यानी इसमें हवाबाजी बिल्कुल नहीं, इसमें कोई अंदाज़ा नहीं लगाना। देखिए जो पुराने सवाल थे ना, उनमें सब में हम अंदाज़ा लगा सकते थे, सब में हम मतलब बस देख करके आंसर दे सकते थे, देख के आंसर दे सकते थे। अंदाज़ा नहीं लगाया, अंदाज़ा तो हम लगाते नहीं है ज़िंदगी में कभी। अंदाज लगा के आंसर नहीं देना कभी भी। कैलकुलेटेड हर हालत में कैलकुलेशन करिए, हर हालत में कैलकुलेशन करिए। नहीं करी तो भी करिए, क्योंकि दिमाग लगाया ना पूरा कि
कि भैया ये इतना इधर गया तो ये इतना इधर गया, ये इतना इधर गया तो ये इतना इधर गया। दिमाग लगाया है भैया, मुफ्त में नहीं किया है कुछ भी। अब क्या है आगे का जो सीन है ना, हाँ, अब यहाँ का आपको डी निकालना है तो मैं 0 0 0 उड़ा दे रहा हूँ। अच्छा, सबको 5 से भी डिवाइड कर दो यार, हाँ 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करा, ये गया काम से, 5 से करा तो यहाँ 2 आया। अब चला देखो 15 है ये, और ये कितना है 15 है माइनस डी, और ये कितना है 2 इंटू 7.5 यानी कि 15 है माइनस 2d। तो मेरे को लग रहा है ये 3d बराबर आ जाएगा 15, तो d बराबर 5 आ गया भैया। देखना जरा 5 मीटर किसका है क्या, 5 मीटर, d बराबर 5 मीटर। डिस्प्लेस, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, ये d बराबर 5 मीटर है। इन्होंने ये पूछा ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, इन्होंने पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज -5 मीटर, -5 मीटर। सवाल उठता है आदमी कितना खिसका, है ना। हाँ, अब देखो भैया प्लैंक इधर आया है 5 मीटर, है ना, आदमी 15 मीटर प्लैंक पर गया था। अब आदमी 15 मीटर प्लैंक पर गया और प्लैंक 5 मीटर पीछे आ गया। सोचो आदमी कितना गया, 10 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड इज 10 मीटर। अब मैं आपको यहां पर 2-3 बातें बता देना चाहता हूं। ये डायग्राम आपका यहां पर है, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, देखना जरा एक एक चीज, एक एक चीज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, मैन एज सीन फ्रॉम प्लैंक इटसेल्फ, प्लैंक इज 15 मीटर। ये एक चीज हो गई, बहुत सही। अगर इस प्लैंक पर एक मक्खी बैठी है, मान लो एक चिड़िया बैठी हुई है प्लैंक पर, वो आदमी को देख रही है, तो वो चिड़िया को दिखेगा आदमी 15 मीटर चला है, आदमी 15 मीटर चला, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम प्लैंक इज 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, कि जमीन पर कोई आदमी खड़ा है वो देख रहा है तो 10 मीटर देखेगा, क्योंकि पीछे प्लैंक चल गया 5 मीटर, इसलिए 10 मीटर आ गया, राइट। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक एज सीन फ्रॉम प्लैंक इज व्हाट 0। हाँ जी, प्लैंक पर से प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही 0 दिखेगा। रेलगाड़ी में जब आप बैठते हो ना, तो रेलगाड़ी की ट्रेन में सीट पे जाके बैठ जाते हो, सीट पे जाके बैठ जाते हो, ठीक है। रेलगाड़ी में बच्चा अगर है छोटा सा, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा पापा उधर जाना है मुझे, पापा इधर आना है मुझे। मतलब आप देखिए बच्चे की बातें देखो, वो बिल्कुल इनर्शियल फ्रेम में बातें करता है, छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा। मतलब वो देखता है कि बस मेरे को तो ट्रेन में बैठा हूँ तो ये इतनी सी है, बस इतनी सी है ट्रेन, ज़्यादा बड़ी है ही नहीं ट्रेन, ट्रेन ज़्यादा बड़ी है ही नहीं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक एज सीन फ्रॉम प्लैंक इज 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक एज सीन फ्रॉम ग्राउंड इज -5 मीटर, करेक्ट। चलिए अब जरा इनके आंसर्स देखते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर आ गया। हाँ, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर, ये है ना -5 है फंडामेंटली,
है ना। इसके अंदर आपको आंसर दे रखा है 5, आप इसको +5 कर लीजिए, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द मैन एट एन इंस्टेंट इज दिस विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म देन फाइंड। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें इन्होंने वापस से एक सवाल पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, सी और सी के फिर 2 पार्ट पूछ लिए इन्होंने, है ना। तो हमने ये तो कर दिया, सी वाला चेक करिए आप, प्लीज लुक एट सी पार्ट, है ना। मैं सी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो ग्राउंड है एकदम फ्रिक्शन लेस है, 0 फ्रिक्शन है इस ग्राउंड पर। और प्लैंक कितना लंबा है, 15 मीटर है ना, 15 मीटर लंबा प्लैंक है। उसका मास कितना है जी, मास है आपका 100 किलोग्राम। इसके ऊपर एक आदमी है जो प्लैंक पर चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ द मैन एट एन इंस्टेंट इज दिस विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। इट इज गिवन, है ना। अब ये पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर, ठीक है जी। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक है, गिवन है। मैं इसको कह दूंगा कि दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। आप बात को समझने की कोशिश करिए। ये आपका 15 है। अब मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 1.5 प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा, पक्का। क्योंकि इन्होंने कहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। हमने आपको रिलेटिव वाला पढ़ाया था, मैन माइनस प्लैंक, ये आपका होता है। तो वी मैन हमने निकाल दिया, वी मैन हमने निकाल दिया, ओके। आप ये बताइए कि जब ये आदमी चल नहीं रहा था, जब ये आदमी चल नहीं रहा था, व्हेन दिस मैन वाज नॉट इन मोशन, उस समय प्लैंक की और इसकी सबकी वेलोसिटी क्या थी, 0। तो इनिशियली यू सेंटर ऑफ मास वाज सर्टेनली 0। इनिशियली यू सेंटर ऑफ मास वाज सर्टेनली 0। फाइनली भी यू सेंटर ऑफ मास 0 ही होगा, पक्का, है ना। तो अब इन्होंने पूछा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर, निकाल देते हैं जी, ये लो। तो इसका मतलब है वी सेंटर ऑफ मास निश्चित रूप से 0 ही आएगा, इसमें कुछ सोचना समझना है ही नहीं जी, अकल लगानी नहीं। m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। देखना जरा, चेक करना आप अच्छी तरह से, 0 तो है ही इधर। m1 आपका क्या है, m1 आदमी है, आदमी का वजन कितना है, 50 किलोग्राम। आदमी की वेलोसिटी ये है बेटा। अब देखो यहाँ पे सावधान हो जाओ आप, आदमी की वेलोसिटी ये नहीं है, ये जो गिवन है ना 1.5, ये है ही नहीं आदमी की वेलोसिटी ना। तो देखो आदमी की वेलोसिटी है यहाँ पे, तो आप क्या लिख देंगे इसको, 1.5 प्लस वीपी वेक्टर प्लस प्लैंक कितना है, प्लैंक आपका है 100 किलोग्राम का। उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी भी वीपी है, उसकी वेलोसिटी वीपी, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब वो तो ग्राउंड है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ये है आपका 150। चलो जी इधर ले जाओ, उसको 0 कर दो, तो ये तो 0 हो गया। अब आप ज़रा इसको चेक करना, ये है 75 प्लस 50 वीपी प्लस 100 वीपी। इसका मतलब आपका वेलोसिटी ऑफ प्लैंक आ चुका है हमारे पास। वी हैव गॉट द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, और मेरे को लग रहा है ये आएगा -75 अपॉन 150, यानी वेलोसिटी ऑफ प्लैंक आ गया -1/2, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। आदमी आ रहा है इधर तो प्लैंक जाएगा इधर, जाएगा भी। ऐसा ही होता है कि आदमी उधर गया तो प्लैंक इधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर। ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक था। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर ये है। तो आई एम पुटिंग वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 1.5 तो था ही। अब आप वीपी की वैल्यू रख दो ईमानदारी से, वीपी की वैल्यू रख दो ईमानदारी से, दैट इज 0.5। इसको 0.5 कहते हैं साहब, आजकल 1/2 को 0.5 बोला जाता है ना। तो ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखना जरा 1 मीटर पर सेकेंड है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर 1 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर ये रहा -5। ये यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, इसमें -5 आना चाहिए, वो -0.5 है ना। इन्होंने एक्चुअल में स्पीड की बात कर दी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी बहुत मस्त सवाल है। सो प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 7।
ये जो फॉर्मूला चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत जोरदार सवाल होते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल ये 7 के अंदर क्या कह रहे हैं, ए मैन ऑफ मास m जम्प्स फ्रॉम ए कार्ट ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है, जंप किया, जंप करना है जी। कार्ट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्ट इन द ग्राउंड फ्रेम इफ मैन जंप्स ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो जी, आदमी पहले कार्ट के ऊपर था, इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्ट के ऊपर था तो u सेंटर ऑफ मास 0 था। अब v सेंटर ऑफ मास फाइनली भी 0 ही आने वाला है, बदलने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे आदमी की वेलोसिटी प्लस प्लैंक की वेलोसिटी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये काम करेंगे हम। कर दिया, कर दे रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा। ये तो बस इधर आकर के भी 0 ही हो जाएगा। m क्या है, आदमी का स्मॉल मास है। आदमी की वेलोसिटी इन्होंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है, ध्यान दो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो आप चुपचाप m रख दीजिए बिना किसी चिंता फिक्र के। वेलोसिटी ऑफ क्या है, कार्ट है ना, इसको प्लैंक मत बोलो, कार्ट बोल दो, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट आ गई है आपके पास माइनस mu अपॉन कैपिटल M। दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार्ट। स्पीड ऑफ कार्ट, करेक्ट, यही पूछा है। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ कार्ट आई है ना, माइनस में आई है, स्पीड क्या हो गई, स्पीड तो फिर आपकी माइनस प्लस का क्या करना है स्पीड में, mu अपॉन कैपिटल M। ये आपका इसी क्वेश्चन का 7th का ए पार्ट आ गया। अब देखो 7th के बी पार्ट में ये क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं, मैन जंप्स ऑफ विथ स्पीड u विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। इसका मतलब अब विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट है। नाउ वी हैव नॉट गिवन वेलोसिटी ऑफ मैन, तो देखो क्या गिवन है, बी वाला पार्ट देखो, वी हैव गिवन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, वो क्या दे रखी है, वो u दे रखी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ये u है। चलो वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लो जल्दी से, बराबर आ जाएगा u प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अब हम वापस से वही बात करेंगे। वही हमने बात तो देखो, शुरू में अगर उसका सेंटर ऑफ मास 0 है तो ये समझ लो जिंदगी में बदलने वाला नहीं है, फिर चेंज नहीं होगा वो। तो देखो मैं वापस से वही बकवास कर दूंगा, u सेंटर ऑफ मास 0 था तो ये v सेंटर ऑफ मास है। लेकिन मैं अपनी बातों में बड़ा ईमानदार रहता हूँ, ऑनेस्ट। जरा सा गड़बड़ किया तो समझ लो कि नुकसान हो जाएगा, फिर गलती हो जाएगी। फिजिक्स किसी को बख्शता नहीं है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को भी नहीं बख्शेगा। अगर गलती करेंगे तो आंसर गलत ही आएगा। 0 से 0 उड़ा दो, ये देखो 0 को इधर, ये m प्लस m को इधर ला के 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये स्मॉल m। अब vm की वैल्यू ईमानदारी से रखो, vm की वैल्यू ये है u प्लस vc वेक्टर प्लस कैपिटल M। अच्छा ये vp की जगह vc लिखो जी यहाँ पे, vc। आजकल तो काट है ना, आजकल काट हो गई। प्लैंक का ज़माना गया, प्लैंक का ज़माना पिछले वाले क्वेश्चन में था। प्लैंक का ज़माना कब था, पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो ये 0 हो गया, ये mu हो गया, ये प्लस m vc हो गया और प्लस कैपिटल M vc हो गया। आप देखिए कि आपका vc वेक्टर जो है ना वो आ गया है माइनस स्मॉल mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। माइनस तो आएगा ही आएगा, है ना। ये वेलोसिटी आ रही है, आप स्पीड लेंगे तो प्लस लिख दीजिए केवल। देखो कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन नंबर 7, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। ये बहुत आसान सवाल है, मस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहे हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विथ स्पीड u on a wedge of mass capital M which is placed upon the horizontal surface. Track AB is circular track of radius r. What is the minimum speed v so that block reaches point A? वाह, बहुत ही अच्छा सवाल बना है। देखो क्या किया है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है साहब, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, और यहाँ पर ऐसा सीन इन्होंने क्रिएट किया है। और ये इन्होंने कहा कि ये सर्कल है, सेमी सर्कल, मतलब वो सॉरी क्वार्टर सर्कल है। क्या है साहब, क्वार्टर सर्कल, रेडियस r है। तो सब बच्चे ध्यान दें, क्वार्टर सर्कल है, ओके। ये कह रहे हैं यहाँ से कैपिटल M जिसको कि v वेलोसिटी से फेंका, मतलब चलाया है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना, हल्का सा इसके स्टेटमेंट को पकड़ो, तो ये क्या बोल रहे हैं सुनो।
A block of mass m is moving with speed v on a wedge of mass capital M which is placed upon a horizontal surface. करेक्ट. अब इसमें इन्होंने कुछ नहीं बोला कि वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, क्या है क्या नहीं है. इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है. इसका मतलब होता है वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. जब वो केवल वेलोसिटी बोल दें तो समझ लो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है. अगर वो उसके रेस्पेक्ट में होता ना तो बोलते कि वो उसके रेस्पेक्ट में है. तो ये आपका एम वी है. करेक्ट. अब ये एम वी के कारण वहां तक जाएगा. तो देखो क्या होने वाला है. यहां से चला है, यहां आ जाएगा एक दिन, क्योंकि स्पीड है ना. आए जब ये यहां आ जाएगा तो अब यहां आने के बाद में, क्योंकि इधर जा नहीं पाएगा, ये रुकावट आ गई, दीवार आ गई. तो देखिए, और हमने क्या कहा आपको, हमने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कभी बदलता ही नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी वही होती है जी. कुछ भी कहो आप, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बदलेगा नहीं, वो तो वही होने वाला है. यहां आने के बाद भी वही होने वाला है. ठीक. तो चलिए, वेलोसिटी इनिशियली दिस पार्टिकल इज गोइंग हॉरिजॉन्टली ओनली, है ना. तो देखिए, u सेंटर ऑफ मास इनिशियल, स्मॉल m और माइनस वी आई कैप प्लस कैपिटल M, जीरो था, चल ही नहीं रहा था. बाद में क्या होगा वो एक अलग कहानी है. स्मॉल m प्लस कैपिटल M. आपके पास में u सेंटर ऑफ मास इनिशियल आ गया है माइनस एम बी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. ये आ गया आपका, ये इनिशियल u सेंटर ऑफ मास आ गया. करेक्ट. फाइनली भी यही रहेगा भैया, यानी बदलने वाला नहीं है. और लास्ट में पता है क्या घटना हो रही है. लास्ट में घटना ये हो रही है कि ये यहाँ पहुँच गया और पहुँचकर यहाँ चिपक गया, और अब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं. दोनों इसी से चलेंगे, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी से. ठीक. क्योंकि अब ये इसके रेस्पेक्ट में रुक गया, अब चल ही नहीं रहा. तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि ये इतना ही स्पीड से चलेगा. अब मैं बड़ा सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा. टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर टोटल फाइनल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दे रहा हूँ, बिकॉज देर इज नो फ्रिक्शन. राइट. टोटल इनिशियल एनर्जी मैं लिख रहा हूँ हाफ m v स्क्वायर प्लस एम जी जीरो, हाइट जीरो है साहब. बाद में मैं लिख रहा हूँ हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M. अच्छा चलो एक बार जरा अच्छी तरह लिख दें जिससे आपको क्लियर हो, है ना. हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M जीरो स्क्वायर प्लस स्मॉल m g जीरो. ये इनिशियल है, केवल अकेला ही चल रहा था. बाद में दोनों चल रहे हैं क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच गया. अब तो वो उसकी जो भी वेलोसिटी आएगी इसके सेंटर ऑफ मास की ये चलेगा. राइट. चलिए, अब ये आ रहा है आपका हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जो भी इसकी वेलोसिटी है वो लिख दीजिए आप. यही आएगी लास्ट में भी, ये बदलने वाला नहीं है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो यही आएगी. इसका स्क्वायर कर दो आप चुपचाप आप इसका स्क्वायर कर दो. एम यू अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर प्लस एम जी, एच की जगह लिख दो आर. बस ये काम करना था आपको. दिस इज योर आंसर. चलिए अब कैलकुलेशन कर लो, बस आंसर आ जाएगा आंसर. देखिए मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, है ना. हालांकि मेरे को इच्छा नहीं हो रही. ये एम यू की जगह वी लिखो भैया. यू नहीं है, वी है ये, है ना. वी दे रखा है इन्होंने. चलिए अब देखो, हाफ से हाफ उड़ा दो. नहीं भैया, थोड़ा सावधान रहो कैलकुलेशन में थोड़ा सा सावधान रहिए. हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यहाँ पर एम वी स्क्वायर लिखो बेटा, नीचे कैपिटल M प्लस स्मॉल m लिखो और इसको काट दो क्योंकि स्क्वायर है ना तो वो कट जाएगा एक, प्लस यहाँ एम जी आर आ गया. करेक्ट. ओके. वी वांट वी, है ना. वी चाहिए ना इनको, हाँ वी चाहिए. तो चलो जी, अब आप एक काम करो, वी स्क्वायर को इधर ले आओ, है ना. देखना जरा, हाफ एम वी स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ. ले लिया. अच्छा, यहाँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा, ये आएगा 1 माइनस एम अपॉन स्मॉल m प्लस m. अपनी कैलकुलेशन अपने आप करिए. मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है.
हाफ एम वी स्क्वायर एम प्लस एम माइनस एम, तो ये कैपिटल एम आ जाएगा, एम प्लस एम आ जाएगा। एम से एम आ जाएगा, तो आपका v आ जाएगा ट्वाइस कैपिटल एम प्लस एम इंटू जी आर अपॉन कैपिटल एम। ये देखना जरा आंसर है क्या। यस, तो आपने देखा ये सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इनको आप अच्छी तरह से करिए और डाउट्स आए तो जूम सेशन में पूछिए। ठीक, नमस्ते।